डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। दोस्तों, क्या कभी आपने ये पाया है कि अचानक से चेहरे का एक हिस्सा एक तरफ टेढ़ा होने लगता है या फिर शरीर का कोई अंग कई बार हिलने से ही मना कर दे? परेशान हो जाते होंगे आप और सोचते होंगे कि ये क्या स्थिति है, या आपके आसपास किसी के साथ भी घट सकता है। ये लकवा क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं और वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिन पर ध्यान दे दे तो इसको टाला जा सकता है। इसी पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। ये एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है जिस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए विशेषज्ञ मेहमान होंगे। तो आइए सबसे पहले आपको आज का विषय हम बता दें। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आज हम जिस विषय पर बातचीत करेंगे वो है न्यूरोस्ट्रोक, कारण, लक्षण और उपचार। जी हाँ, ये न्यूरोस्ट्रोक क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बचाव के क्या उपाय हैं, विस्तार से इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आप भी इस विषय के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर ले अगर आप ईमेल के जरिए सवाल भेजना चाहते हैं। ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। ईमेल में जब भी सवाल लिखें तो साथ ही अपना नाम, अपनी आयु और स्थान के बारे में भी ज़रूर लिखें। हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर आयुष अग्रवाल। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं न्यूरोलॉजी विभाग, एम्स नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर आयुष। साथ ही इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पंडा अश्विन कुमार। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं न्यूरोलॉजी विभाग, इबास नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो आप दोनों खास मेहमानों से जानेंगे हम इस न्यूरोस्ट्रोक के बारे में और किस तरह की ये समस्या है, कितनी गंभीर हो सकती है, विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन आइए इससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट पर नजर डाल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी की जिसमें एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है, न्यूरोस्ट्रोक। बिल्कुल भूमि, स्ट्रोक दो तरीके से होता है। पहला, जब मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह रुक जाता है, जो आमतौर पर खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉट बनने से होता है, और दूसरा, जब दिमाग की कोई रक्त वाहिका फट जाती है और अंदर खून का रिसाव शुरू हो जाता है। दोनों ही स्थितियों में दिमाग को ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिलते और दिमाग की कोशिकाएं तेजी से मरने लगती हैं। इसीलिए स्ट्रोक को ब्रेन अटैक भी कहा जाता है। स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाने वाले कारण भी ध्यान देने लायक हैं। ऊंचा ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ खराब कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, धूम्रपान, ज्यादा शराब, मोटापा और एकदम निष्क्रिय जीवन शैली। मरीज को अचानक बोलने में दिक्कत, दूसरों की बात समझने में परेशानी, चेहरा टेढ़ा पड़ना, शरीर के एक हिस्से में सुन्नपन या कमजोरी, ये सभी बड़े संकेत हैं। सही कहा भूमि। इसके अलावा अचानक तेज सिर दर्द, उल्टी, चक्कर, एक या दोनों आंखों से देखने में दिक्कत और चलने में समस्या भी स्ट्रोक के स्पष्ट लक्षण हैं। डॉक्टरों का कहना है कि स्ट्रोक का इलाज जितना जल्दी शुरू हो, दिमाग को उतना ही कम नुकसान होता है। हाँ, और तेज इलाज से फालिज या अन्य जटिलताओं का खतरा भी काफी कम हो जाता है। इसलिए लक्षण दिखते ही तुरंत अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। याद रखें, टाइम इज ब्रेन, जितनी देर उतना नुकसान। तो दोस्तों, जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।
जी हाँ, तो एआई एंकर भूमि और एआई एंकर कृष्ण ने हमें न्यूरोस्ट्रोक के बारे में कुछ बातें बताई हैं। आइए इन्हीं बातों पर और भी विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं अपने विशेषज्ञ मेहमानों से। तो डॉक्टर आयुष, सबसे पहले आपसे ही हम समझना चाहेंगे कि ये जो हम न्यूरोस्ट्रोक बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, अगर मैं सबसे सीधे शब्दों में समझाऊं तो जो हार्ट अटैक हर कोई समझता है, वही चीज़ अगर दिमाग में हो तो उसे स्ट्रोक कहते हैं। जी। जैसा कि आपके एआई एंकर्स ने बताया, स्ट्रोक दो मेन प्रकार का होता है। जो हमारे दिमाग की नस है, अगर उसका खून का बहाव उसमें बंद हो जाए, उसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, यानी खून का प्रभाव कम होने से जो दिक्कत हुई। अच्छा। उसी का एक दूसरा होता है जिसमें जो खून की नस है वो फट जाए, जिसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं। आप कॉमनली सुनते हैं कि उसके ब्रेन हेमरेज हो गया। तो इसमें जो इस्कीमिक स्ट्रोक है, जो खून का बहाव कम होने से जो होता है, वो ज्यादा कॉमन होता है। 80% स्ट्रोक जो है वो इस्कीमिक होते हैं एंड 20% में ब्रेन हेमरेज होता है। तो ये दो मेन टाइप के स्ट्रोक होते हैं। एंड जैसा कि पहले बताया गया, जितना जल्दी आप अस्पताल आएंगे उतना जल्दी इलाज हो सकता है दोनों प्रकार के स्ट्रोकों का। इस्कीमिक स्ट्रोक तो पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है अगर आप टाइम से अस्पताल पहुंच जाएं। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर अश्विन, जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर आयुष ने भी हमें बताया ब्रेन हैमरेज के बारे में, आप बहुत ही आम भाषा में हम जैसे कहते हैं, तो इसमें हमने कई बार देखा है कि बहुत ही स्वस्थ इंसान है, उसे ब्रेन हैमरेज की शिकायत हम सुनते हैं। तो आखिर क्या कारण होते हैं? कारणों के बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे कि अगर न्यूरोस्ट्रोक की बात करें तो उसके क्या कारण होते हैं इसके पीछे? देखिए, न्यूरोस्ट्रोक जैसे डॉक्टर आयुष ने बताया ना, एक इस्कीमिक और एक हेमरेजिक। तो पहले आपने हेमरेजिक की बात कही, तो जरा उस पर बात कर लेते हैं। तो हेमरेजिक स्ट्रोक का मूलतः कारण जो है उच्च रक्तचाप होता है, यानी अनियंत्रित रक्तचाप। तो ज़्यादातर आमतौर पर मनुष्य जो स्वस्थ लगता है, लेकिन क्योंकि दवाइयाँ या इस तरह की चीज़ें या टेस्ट नहीं किए होते, तो पता नहीं लगता। अगर सडनली उनका जो है रक्तचाप बढ़ जाता है तो हेमरेजिक स्ट्रोक होने की संभावना रहती है। जी। तो ये एक मूलतः कारण है। बिल्कुल। और इस्कीमिक स्ट्रोक की बात करें, डॉक्टर आयुष बताएं हमें, फिर उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो इस्कीमिक स्ट्रोक के जो मेन कारण हैं वो 5-6 हैं। वो बहुत कॉमनली हमें देखा जाता है कि पॉपुलेशन में मिलते हैं। इसीलिए स्ट्रोक 90%, अगर आप ये सारी चीज़ों का ख्याल रख लें तो आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जो मोस्ट सबसे कॉमन कारण है जो 50% स्ट्रोक के केसेस में मिलता है, वो है हाइपरटेंशन, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, फिर डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना, बहुत ज़्यादा मदिरापान या धूम्रपान करना, और मोटापा और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो आप चलते फिरते नहीं है, बस घर पे बैठे हुए हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें का ध्यान दें, एक्टिव रहें, मोटे ना हो, एक्सरसाइज करें, धूम्रपान ना करें, मदिरापान ना करें, अपना ब्लड प्रेशर और शुगर और कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखें। जैसा डॉक्टर अश्विन ने बताया, कई बार हम अपना ब्लड प्रेशर कभी चेक ही नहीं कराते हैं, शुगर कभी चेक ही नहीं कराते हैं, और जब लकवा होता है तो हम पाते हैं कि परिवार वाले बोलते हैं इनको कभी कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये तो 60 साल के हो गए, इन्होंने कभी कोई अस्पताल की शक्ल भी नहीं देखी। जी। अनफॉर्चुनेटली उनका बीपी कई सालों से बढ़ा हुआ रहा होगा और अब स्ट्रोक की वजह से वो हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि एक उम्र के बाद हर किसी को रूटीनली अपना आपका चेकअप कराते रहना चाहिए, खासतौर से शुगर, कोलेस्ट्रॉल और बीपी तो सबको टेस्ट कराना चाहिए। तो इस विषय पर चर्चा को और भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, तो आइए उनका सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका। विपिन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं विपिन जी। जी हमारे 2 सवाल है मैम। जी बताएं। पहला हम ये जानना चाह रहे थे कि जो डिमेंशिया या माइग्रेन या अन्य जो मानसिक बीमारियां होती हैं, ये कितना ब्रेन स्ट्रोक को इनका कितना कनेक्शन होता है इन बीमारियों से, क्या ये उस बीमारी के आने का भी आर्ट हो सकता है इससे? और दूसरा सवाल ये था कि कहते हैं जिनको अगर स्ट्रोक हुआ है तो उनकी याददाश्त पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है, तो क्या ये सच है और ऐसा हो सकता है क्या? जी, बहुत ही अच्छे सवाल आपने पूछे हैं विपिन जी। हमारे दोनों एक्सपर्ट से आइए इन दोनों सवालों के जवाब लेते हैं। तो डॉक्टर अश्विन, हमें बताएं कि डिमेंशिया, माइग्रेन जैसी जो समस्याएं हैं, तो क्या ये संकेत हो सकता है कि आने वाले समय में क्या रिस्क इससे बढ़ सकता है न्यूरोस्ट्रोक का? विपिन जी का सवाल बहुत ही बेहतरीन है जी। स्ट्रोक की वजह से डिमेंशिया देखा जाता है, उसे वैस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। अगर बार बार दिमाग के उन हिस्सों में जहाँ से कि महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, अगर वहाँ छोटे छोटे स्ट्रोक्स पड़ते रहें तो धीरे धीरे कलेक्ट होने के कारण उसमें डिमेंशिया हो सकता है। जहाँ तक माइग्रेन या सरदर्द की बात है, तो ऐसा पाया गया है कि कुछ % मरीजों में, ज़्यादातर 15 से 35% मरीजों में स्ट्रोक से कुछ हफ्ता पहले, इसे कहते हैं सेंटिनल हेडेक, यानी स्ट्रोक से हफ्ता भर पहले
कुछ सर दर्द होना शुरू हो सकता है। तो अगर आपको न्यू ऑनसेट यानी बिल्कुल नया, आज तक आपको कोई सर दर्द हुआ नहीं हो और अचानक से आपको तीव्र सर दर्द होने लगे, तो उसको आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए। या आपको पहले से माइग्रेन हो और उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी मान लीजिए महीने में 2 या 3 बार हो रहा था और सडनली उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगे या उसकी तीव्रता बढ़ने लगे, तो ऐसे कंडीशंस में आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। हो सकता है कि वो स्ट्रोक का, आने वाले स्ट्रोक का संकेत हो। तो बहुत बढ़िया सवाल ये है। बिल्कुल। तो डॉक्टर आयुष, यहाँ पर आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे कि विपिन जी ने दूसरा सवाल पूछा था कि क्या याददाश्त पर भी इसका असर पड़ सकता है? देखिए, याददाश्त पे अगर पहली बार लकवा हुआ है तो ज़्यादातर असर नहीं पड़ता, ज़्यादातर चेहरा कमज़ोर हो जाता है, एक तरफ का शरीर कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जैसे भी डॉक्टर अश्विन भी बता रहे थे, अगर आपको बार बार लकवे हो, 2 बार लकवा हो गया, 3 बार लकवा हो गया, तो कई बार ब्रेन में इतना डैमेज हो जाता है कि जहाँ का भी डैमेज है, हमारे दिमाग में अलग अलग हिस्से के अलग अलग कार्य होते हैं, हमारी बुद्धि को लेके भी। तो अगर याददाश्त वाले हिस्से में बार बार लकवे हुए हैं तो हो सकता है याददाश्त कमज़ोर हो जाए। अगर बर्ताव, जहाँ से हमारा बिहेवियर वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे कई बार लकवे हो जाएं तो उससे उस पर असर आ सकता है। तो बार बार अगर लकवा हो तो उसकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है, जिसे हम वैस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। पर अगर पहली बार किसी को लकवा हो तो ऐसा काफ़ी अनलाइकली है कि उसकी वजह से किसी की याददाश्त कमज़ोर हो जाए। बिल्कुल। इसी जवाब से जुड़ा हुआ डॉक्टर अश्विन, मेरा सवाल है कि जैसे डॉक्टर आयुष बता रहे, क्या एक से ज़्यादा बार भी किसी को लकवा हो सकता है? क्यों, किन परिस्थितियों में एक से ज़्यादा बार किसी को कि बार बार ही लकवा आ रहा है? जी हाँ, एक से ज़्यादा बार लकवा हो सकता है, इसे रिकरेंट स्ट्रोक्स कहते हैं। इसके काफ़ी वजहें हैं। जैसे कि अगर हम आमतौर पे देखें तो स्ट्रोक का मतलब ये हुआ कि रक्त जो है वो धमनियों के द्वारा ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है, या कोई क्लॉट है। तो क्लॉट जो है वो ब्रेन की धमनियों के अंदर भी हो सकता है, हार्ट से भी वो क्लॉट, कभी कभार अगर हार्ट किसी का अनियंत्रित गति से चल रहा है, जिसको हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, या हार्ट के वाल्व की कोई समस्या हो, तो वो क्लॉट जो है वो धमनियों से होता हुआ ब्रेन की तरफ पहुंच के वहाँ का जो रक्त प्रवाह है उसे रोक के स्ट्रोक कर सकता है। तो जो रिकरेंट स्ट्रोक्स होते हैं उनमें अनियंत्रित ब्लड प्रेशर, अनियंत्रित डायबिटीज़, जिसकी वजह से पतली जो नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और वहाँ छोटे छोटे स्ट्रोक्स होने लगते हैं ब्रेन में। या हार्ट की समस्या, जैसे मैं कह रहा था, एट्रियल फिब्रिलेशन, गति खराब हो या वाल्व की तकलीफें हो, तो उन कंडीशंस में भी बार बार स्ट्रोक हो सकता है। तो इन कंडीशंस को पता करके उनकी रोकथाम करना ज़रूरी है ताकि रिकरेंट स्ट्रोक ना हो। तो ये ज़रूरी है कि अगर स्ट्रोक है तो कारण का पता कर लिया जाए कि किस वजह से रक्त प्रवाह जो है ब्रेन का रुका है और उसका ट्रीटमेंट कर लिया जाए। बिल्कुल। तो इसीलिए डॉक्टर आयुष, हम जो न्यूरो स्ट्रोक है उसी के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या होता है, कितने तरह का होता है। हमने TIA मिनी स्ट्रोक भी सुना है, ये क्या होता है, इसके बारे में भी समझाएं। तो TIA जो है उसका फुल फॉर्म ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक होता है, जिसका बेसिक मतलब है कि किसी को लकवे के लक्षण हुए जो खुद ही ठीक हो गए। जो हमें क्लासिकली सिखाया जाता है कि 24 घंटा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यूजुअली हमारे पास मरीज आते हैं कि लकवा अभी लेके आए हैं और हम पूछते हैं पहले कभी ऐसा हुआ था, तो बताते हैं 2 दिन पहले मेरा बायां तरफ का शरीर चलना बंद हो गया, जो आधे घंटे में खुद ही ठीक हो गया। जी। तो ठीक हो गया तो हमने सोचा कि अब तो दिक्कत जो भी थी वो ठीक हो गई, तो हमने कुछ नहीं किया। तो ये जो TIA है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कि अगर आपको एक बार TIA के संकेत हुए हैं, अगर आप उसका इलाज नहीं करेंगे तो ऐसा लाइकली है 25 से 30% लोगों में अगले 1 महीने के अंदर एक बड़ा लकवा पड़ जाता है। तो आप एक तरह समझ लीजिए ये बॉडी का एक संकेत है कि तुरंत अस्पताल चले जाइए, जिससे आपकी दवाई हो जाए। दवाई होने से ये चीज़ प्रिवेंट करी जा सकती है। जी। ये सोचिए खुश ना हो कि ये तो खुद ही ठीक हो गया तो अब मैं ठीक हूँ, आपको तुरंत अस्पताल फिर भी जाना चाहिए। जी। तो डॉक्टर अश्विन, चूंकि हम संकेतों की बात कर रहे हैं, तो न्यूरो स्ट्रोक के क्या क्या महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं, और एकदम से लकवा ना पड़ के उससे पहले ऐसी क्या चीज़ें हो सकती है कि इंसान पहले ही सजग हो सकता है कि कुछ तो दिक्कत है, कुछ गलत है उनके शरीर के साथ? देखिए, कुछ प्रतिशत मरीजों में तो जैसा मैं कह रहा था कि हो सकता है 15 से 35% मरीजों में कुछ सरदर्द जो है वो स्ट्रोक से पहले हो जाए। जैसे डॉक्टर आयुष ने कहा TIA, कभी कभार आमतौर पर जब हम पूछते हैं तो पता लगता है कि 2-3 दिन पहले ऐसे छोटे स्ट्रोक्स जो स्वतः ठीक हो गए वो पड़े होते हैं। तो ये कुछ संकेत हैं जो आपको मिल सकते हैं। पर क्योंकि एक ब्रेन अटैक है तो आप कभी कभार ऐसा होता है कि कोई संकेत ना भी हो और इमीडिएटली हो। तो इसको देखने के लिए अगर आसपास कोई मरीज के रिश्तेदार हैं तो वो ये देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं FAST, FAST। F मतलब फेस, A मतलब आर्म, S मतलब स्पीच और T मतलब टाइम। तो अगर किसी के चेहरे में कमजोरी महसूस हो रही है, आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, उसके हाथ में आपको कमजोरी दिखती है, उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है, तुतलाने लगती है, तो देर नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर को तुरंत दिखा लेना चाहिए।
जिस तरह से हम आमतौर पर हमारे लोगों में ये जागरूकता है कि अगर सीने में दर्द है तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएं, अगर वो हार्ट अटैक नहीं है तो उसका होता रहेगा, लेकिन इसको लेकर सजगता उतनी है नहीं, तो ये जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। इसीलिए कह रहा हूँ फास्ट, फेस, आर्म, स्पीच और समय। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। राजकुमार जी इस वक्त सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजकुमार जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी राजकुमार जी अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। टीवी की आवाज बंद रखिएगा कृपया। ओके, राम राम जी। जी राम राम, बताएं। मैडम जी मेरी बहन है, ठीक है, उसका दौरा पड़ता है जी और उसकी जुबान बंद हो जाती है जी और पूरा शरीर सुन्न हो जाता है और सिर फटने लगता है और 2 साल से दवा खा रही है जी, अगर दवा छोड़ तुरंत फिर ऐसी हालत में आ जाए जी वो, तो इसके लिए कोई बता दीजिए। जी डॉक्टर आयुष क्या सुझाव रहेगा आपका? तो राजकुमार जी जो आपने बताया, ऐसा लगता है कि आपके जो परिवार वाले हैं उनको मिर्गी है, ये स्ट्रोक नहीं है, और मिर्गी का इलाज आपने बताया जब तक खाती हैं तो दौरा नहीं आता, तो दवाई खाते रहना है, दवाई छोड़ेंगे तो दौरा आएगा, और उसके लिए आप अपने आसपास किसी विशेषज्ञ को दिखाते रह सकते हैं। इसकी दवाई लंबी चलती है, जब तक दवाई खाएंगी तो उनको दौरा नहीं पड़ना चाहिए। घबराने की बात नहीं है, लेकिन दवाई छोड़ने पे आगे समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए कृपा करके दवाई ना छोड़ें। बिल्कुल राजकुमार जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस सुझाव पर अमल भी ज़रूर करेंगे। और स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आज हम न्यूरो स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, इस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ के साथ। आज इस कार्यक्रम में हम न्यूरो स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण हो सकते हैं और उपचार क्या है। इस विषय पर और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार डिटेल्स फ्लैश किए जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। कन्हैया लाल प्रजापति जी उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कन्हैया लाल जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी नमस्कार, बताएं। रखा जिला उज्जैन से कन्हैया लाल प्रजापति बोल रहा हूँ जी। कि रक्तचाप की बीमारी क्या है? कि रक्तचाप होता है कि जगह कभी शरीर का अंग कभी शून्य पड़ जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? जी, रक्तचाप की जो समस्या है वो किस तरह की है? ठीक है, ठीक है डॉक्टर अश्विन बताएं। रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है स्ट्रोक को लेकर उच्च रक्तचाप। तो आमतौर पर रक्तचाप बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, या उम्र के बढ़ने के साथ जब धमनियां जो हैं वो सख्त होने लगती हैं तो रक्तचाप अपने आप बढ़ने लगता है। तो जैसा पहले भी हम इस प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि एक उम्र के बाद, मान लीजिए 40 के बाद, आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए, और अगर बढ़ा हुआ रहता है तो उसकी दवाइयाँ हैं वो रक्तचाप को कंट्रोल या नियंत्रित करने में सहायक रहती हैं। अगर आप इसको कंट्रोल में रखते हैं तो स्ट्रोक होने की संभावना कम रहती है। बिल्कुल। तो कन्हैया लाल जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर आयुष, न्यूरो स्ट्रोक की बात जब हम कर रहे थे, शुरुआत से ही आप दोनों ने हमें बताया कि समय का जो फैक्टर है वो बहुत क्रूशल होता है इसमें। तो वो जो गोल्डन विंडो होता है वो कितनी देर का होता है, क्या होता है, क्यों इस पर त्वरित कार्रवाई करना ज़रूरी होता है, तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी होता है? जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो स्ट्रोक के लिए अब हमारे पास कुछ इलाज हैं। जो नसों को ब्लॉक करता है जाके क्लॉट, उसको डिसॉल्व करने की दवाएं अब उपलब्ध हैं, लेकिन वो दवाएं यूजुअली
4.5 घंटे के अंदर ही दी जा सकती है। तो अगर आपको लकवा हुआ है, आपका हाथ चलना बंद हो गया या आधा शरीर चलना बंद हो गया और आप 4.5 घंटे के अंदर अस्पताल आ जाएंगे, तो आपके कुछ जो बेसिक टेस्ट होते हैं जैसे सीटी स्कैन, एक ब्लड टेस्ट, एक ईसीजी, ये सब करके तुरंत वो इंजेक्शन आपको दिया जा सकता है। और ऐसा पॉसिबिलिटी है कि उस इंजेक्शन से जो आपका वो क्लॉट है जो धमनी को ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक हुआ है, वो खुल जाए। अगर वो खुल जाएगा तो आपके दिमाग में जो खून का बहाव रुक गया था वो वापस से चालू हो जाएगा और आपके सिम्टम या तो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे या काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। कभी कभी अगर बड़ी नस बंद हो तो उसमें हम क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग के साथ साथ एक और प्रकार का इलाज करते हैं, जिसमें उस क्लॉट को एक डिवाइस डाल के खून की नस में उसे निकाल सकते हैं, जिसे थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। वो पहले 6 घंटे में कर सकते हैं। तो इसीलिए जो पहले 4.5 से 6 घंटे हैं ये स्ट्रोक के इलाज को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक बार वो टाइम निकल गया तो हम ये दवाई आपको दे नहीं सकते। फिर हम केवल जो आपके सिम्टम रह गए वो फिर से ना हो उसका इलाज कर सकते हैं, साथ में उस समय रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं। इसीलिए जैसे ही स्ट्रोक के संकेत हों तुरंत अस्पताल आना बहुत 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 आवश्यक है। जी हाँ। तो डॉक्टर अश्विन, एक तो ये जो समय है, जो गोल्डन पीरियड है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये भी जानना चाहेंगे। फिर ये जो शुरुआती इंजेक्शन की बात कही जा रही है, इसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से चलता है और लगभग कितना समय लग सकता है लकवे से रिकवर होने में किसी को? देखिए, 2 पोर्शंस हो गए इस सवाल में। एक तो ये कि आपने कहा कि समय का जो महत्व है, मैं डॉक्टर आयुष की बात से सहमत इसलिए हूँ क्योंकि 6 घंटे जैसे 4.5 घंटे जिसमें आप डिज़ोल्व करने वाली दवा दे सकते हैं, घोलने वाली, और 6 घंटे तक आप उसको एक डिवाइस से निकाल सकते हैं उस क्लॉट को। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जहाँ पर खून का दौरान रुका है ब्रेन में, वहाँ अगर परमानेंट डैमेज हो जाए तो वो हिस्सा फिर दोबारा उस कार्य को करने में असमर्थ हो जाता है। तो आपका जो डेफिसिट, जी हाँ, तो डेफिसिट जो है वो आजीवन रह सकता है। तो मान लीजिए कि ब्रेन के उस हिस्से में क्षति पहुंच गई है जहां से कि आपका दायां हाथ कंट्रोल होता है और वो परमानेंट क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उस कंडीशन में वो क्षतिग्रस्त जगह को वापस उगाने की हमारे पास समर्थता है नहीं, तो रिहैबिलिटेशन करनी पड़ती है। यहाँ आता है आपका दूसरा सवाल कि एक बार अगर ये स्ट्रोक, मान लीजिए कोई दवा ले लिया या कोई नहीं दिया और कोई डैमेज या डेफिसिट रह गया है, तो कैसे उसका इलाज होता है? तो सेकेंडरी प्रिवेंशन नाम की चीज़ होती है जिसमें खून पतला करने की दवाइयाँ, बीपी को कंट्रोल करने की दवाई, अगर उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे उच्च रक्तचाप हुआ, डायबिटीज़ हुआ, स्मोकिंग हुआ, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल, तो इन सारी चीज़ों की दवा चलेगी, खून पतला करने की दवा चलेगी। आमतौर पे ये आजीवन चलती है दवा, ठीक, जब तक आपको ये समस्या रहेगी तब तक चलेगा। और रिहैबिलिटेशन का फिर जो रोल है वो बढ़ जाता है। ऐसा देखा गया है कि अगर इंटेंसिव यानी शुरुआत में दिन के 2-3 घंटे के रिहैबिलिटेशन किया जाए तो रिकवरी जो है 70 से 80% लोग जो है साल भर के अंदर रेलेवेंट रिकवरी यानी क्लिनिकली रेलेवेंट रिकवरी कर पाते हैं। कुछ हो सकता है गुंजाइश रह जाए पर अपने काम को करने में सक्षम हो सकते हैं, पर रिकवरी जो है वो डिपेंड करता है कि क्षति कितनी बड़ी है, कितना परमानेंट है और किन हिस्सों को उसने डैमेज किया है। इसीलिए फिर से 4.5 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल पहुंचना बेहद 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 जरूरी है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर से बात करते हैं। प्रीतम जी इस बीच हमारे साथ हनुमानगढ़ राजस्थान से जुड़े हुए हैं। प्रीतम जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो प्रीतम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्कार। प्रीतम जी, टीवी की आवाज बंद रखिएगा, सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत कीजिएगा, इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। है उसके तकबे की तरह पीछे नस बुद्धि कानों के पीछे नस सुकड़ रही है। प्रीतम जी, आपकी आवाज साफ साफ नहीं मिल पा रही है। आपकी माता जी को क्या समस्या हो रही है? कानों के पीछे नस सुकड़ रही है दिमाग की, तो कुछ दिनों से दवाई चली थी, कोई फर्क नहीं पड़ा है 2-3 साल से। अच्छा, तो उनको क्या होता है? सिर में दर्द की समस्या है, कुछ और है समस्या? बोलने में दिक्कत है और एक हाथ पैर साइड बहुत कम काम कर रहा है। अच्छा, डॉक्टर अश्विन क्या सुझाव रहेगा आपका? उपचार अगर मैं सवाल ठीक से समझ पाया हूँ तो बोलने में कुछ तकलीफ है और एक तरफ के हाथ में चलने में कोई, हाँ, चूंकि दिमाग की नसें सिकुड़ रही हैं इसीलिए ये समस्याएं तो ऐसा संभव है कि इनकी माताजी को हो सकता है पहले एक फालिश का जो है दौरा पड़ा हो। अच्छा। और उस जगह पे डैमेज हुआ हो, इसी वजह से जो क्षति है वो कुछ हद तक ठीक हो पाई है और कुछ गुंजाइश बाकी रह गई है, तो हाथ में कुछ कमजोरी और बोलने की तकलीफ बाकी रह गई है। तो ऐसे कंडीशन में अपने डॉक्टर से मिलकर
क्यों वो पहले क्या वो फालिश पड़ी थी और क्या उसके कारण है, और उसकी जो रोकथाम है उसके लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं, यानी खून पतला करने की दवाई, कोलेस्ट्रॉल को रोकने की दवाई वो शुरू की जाए और कुछ रिहैबिलिटेशन शुरू किया जाए, तो हो सकता है कि क्षति को कम किया जा सके और आने वाली जो स्ट्रोक है उसको रोका जा सके। जी बिल्कुल। तो उम्मीद है प्रीतम जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर आयुष आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो लकवा मार जाता है, ये जो स्ट्रोक होता है, न्यूरो स्ट्रोक, इसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पर किस किस रूप में पड़ सकता है। जैसे फास्ट का जिक्र किया यहाँ पर डॉक्टर अश्विन ने कि किस तरह से ये एक संकेत के तौर पर हमें पता चल सकता है। अब असर के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि शरीर के किन किन भागों को ये प्रभावित कर सकता है। जी, तो जो लकवा होता है, जो स्ट्रोक है, वो हमारे दिमाग को पे असर करता है, और संकेत क्या आएंगे वो डिपेंड करता है कि कौन से हिस्से की नस पे असर आया है। अच्छा। तो अगर आपका हमारे दिमाग में बायां तरफ का दिमाग दाएं तरफ के शरीर को चलाता है, दाएं तरफ का दिमाग बाएं तरफ के शरीर को चलाता है, तो अगर आपके हाथ चलाने वाले हिस्से पे लकवा आए तो आपका हाथ कमज़ोर हो जाएगा, पैर चलाने वाले पे आए तो पैर पे हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कॉमनली यही देखा जाता है कि चेहरा, एक तरफ का हाथ और पैर, तीनों चीज़ों पे एक साथ असर आता है। कभी कभी बैलेंस वाले हिस्से पे भी असर आ सकता है, जिसकी वजह से अचानक से इंसान लड़खड़ा के चलने लगता है, और आवाज़ में भी थोड़ा सा असर आता है, जिसकी वजह से अचानक से आवाज़ लड़खड़ाने लगती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अचानक से एक आँख की रोशनी चली जाती है। अच्छा। वो उतना कॉमन नहीं है, लेकिन आँख की रोशनी भी अचानक से जाने एक लकवे का संकेत हो सकता है। लेकिन उपचार के बाद वापस आ भी सकती है। फिर से वही बात दोहराई जाएगी, अगर आप समय रहते अस्पताल पहुंच गए तो ये सारी जो कमियां हैं ये ठीक करी जा सकती हैं। अगर एक बार समय निकल गया और वो निशान दिमाग में बन गया तो हम पूरी तरह से तो ठीक नहीं कर पाएंगे। कितना अग्रेसिवली रिहैबिलिटेशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन कुछ हद तक वापस आ जाएगा, लेकिन 100% काफी मुश्किल होता है वापस ला पाना। तो जल्द से जल्द संपर्क करना चिकित्सक को बेहद ज्यादा जरूरी है ऐसे परिस्थितियों में। ये तो आप समझ ही रहे होंगे इस चर्चा से। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर से बात करते हैं। कविता जी पटना बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कविता जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो। हाँ सर। जी माफ कीजिएगा, सविता जी बताएं क्या जानना चाहती हैं। जी मेरा हाथ नहीं उठता है जाड़ा के समय में। अच्छा। और बहुत कनकनाहट रहता है कभी कभी तो। अच्छा, तो डॉक्टर आयुष। मेरा पूरा नहीं उठता है जाड़ा के समय में, बहुत ठंड रहती है और कनकनाहट। तो क्या लक्षण है उसका है? ठीक है, आइए जानते हैं डॉक्टर आयुष क्या वजह हो सकती है इस समस्या की। ये जो आपने लक्षण बताए ये लकवे के लक्षण नहीं लगते, कोई और बीमारी हो सकती है, नसों की बीमारी हो सकती है, जोड़ों की बीमारी हो सकती है। इसके लिए आपको अपने विशेषज्ञ से मिलना पड़ेगा, और वो जब आपको एक बार थॉरली एग्जामिन कर लेंगे उसके बाद ये बता पाएंगे कि आपको क्या दिक्कत है और उसका इलाज करके निवारण किया जा सकता है, लेकिन ये लकवे के संकेत नहीं है। जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे दर्शक ईमेल के जरिए भी अपने सवाल भेज रहे हैं, कार्यक्रम में एक सवाल शामिल करते हैं। यहाँ पर हमें सवाल भेजा है फेकन महतो जी ने नेपाल से। ये लिखते हैं कि मेरे दोस्त को ब्रेन स्ट्रोक के बाद सर्जरी हुई और उसके बाद उसका बायां हिस्सा काम करना बंद हो गया है, इसका क्या उपाय है? तो डॉक्टर अश्विन क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ और कुछ सर्जरी भी हुई, तो हो सकता है जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि हीमरेजिक स्ट्रोक यानी खून बह गया हो, उसमें सर्जरी की जा सकती है, या कभी कभार इस्केमिक स्ट्रोक अगर बहुत बड़ा हो तो उसमें भी सर्जरी की जा सकती है। लेकिन फिर वही बात हमें दोहरानी पड़ेगी कि एक बार वो जो गोल्डन पीरियड है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे वो बीत जाता है और ब्रेन का डैमेज परमानेंट हो जाता है। उसमें जो क्षतिग्रस्त हिस्से हैं उनको रिकवर करने के लिए रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यही सब जो है थेरेपीज़ जो हैं उनका रोल ज़्यादा होता है बनस्पत दवाइयों के, क्योंकि दवाइयाँ फिर आने वाले स्ट्रोक की रोकथाम के लिए दी जाती हैं। तो मेरा सुझाव इनको ये रहेगा कि किसी अच्छे रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट से अपने घर के आसपास मिलें, इनके लिए एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम बनाएं, और जैसे डॉक्टर आयुष कह रहे थे एग्रेसिव रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता पड़ेगी, वो किया जाए तो संभव है कि कुछ जो क्षति है उसे कम किया जा सके। 100% हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो कह पाना थोड़ा मुश्किल है। जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। मुकेश अवस्थी जी शाजापुर उत्तर प्रदेश से इस वक्त फोन लाइन पर हैं। मुकेश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो मुकेश जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी, अपना सवाल। नमस्कार, बताएं।
बताइए मुकेश जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे किसान भाई मेरे स्टेट से पैसे बचे, उनको पहले कैसे मालूम हो कि बीमारी हमारे शरीर के अंदर कम करी? ठीक है, तो डॉक्टर के माध्यम से या अन्य खान पान के माध्यम से। ठीक है, कि कैसे जान सकते हैं कि जो लकवे की समस्या है वो हो सकती है, ये किसान भाई कैसे जाने, ये आपका सवाल है। आइए इसका जवाब लेते हैं। डॉक्टर आयुष, बताना चाहेंगे आप? तो आपका जो सवाल है ये बहुत अनिवार्य है, और जैसा कि हमने पहले इस बात में चर्चा करी है, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, आपकी शुगर बढ़ी रहती है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, आप धूम्रपान करते हैं, आप मदिरा पान करते हैं, या आप थोड़े मोटापा ज़्यादा है, ज़्यादा चलते फिरते व्यायाम नहीं करते, ये सब चीज़ें एक लकवा होने के लिए एक रिस्क फैक्टर है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, शुगर कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज करें, मदिरा पान ना करें, धूम्रपान ना करें, तो आपको लकवा होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का बेहद ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल मुकेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको, और इसी तरह से न्यूरोस्ट्रोक पर हमारी चर्चा यहाँ पर जारी रहेगी। आप भी अपने सवालों के साथ जुड़ते रहें। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ। अब क्या बचा हमारे पास? किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आज इस कार्यक्रम में हम न्यूरोस्ट्रोक के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं और किस तरह से उपचार मौजूद है, इसकी बातचीत हो रही है। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मामले में, इसका भी जिक्र बार बार हमारे विशेषज्ञ मेहमान कर रहे हैं, तो ज़रूर इस बात का भी ध्यान रखें। अगर इसके बारे में आप भी कुछ जानना पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कृपया अपना नाम बताएं। जी प्रकाश जी इस वक्त सुपौल बिहार से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रकाश जी बताएं, क्या सवाल है आपका? तो मेरा सवाल है मैडम, जो 4.5 घंटे का जो गोल्डन पीरियड है, जी जी, उसमें अगर कोई पहुंच नहीं पाता है तो कोई घर में ऐसा मेडिसिन रखने की व्यवस्था कुछ है जी जिससे राहत हो? ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर अश्विन बताएं। नहीं, मेरा सुझाव इसमें ये रहेगा कि अस्पताल पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि जैसे हमने कहा ना, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक दोनों ही हो सकता है। तो घर पे हमें ये पता कर पाना मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन सा है, और दोनों का उपचार एक तरीके से विपरीत है। तो एक में जो है पहले ही ब्लीडिंग हो चुकी है और एक में खून का दौरान नहीं जा रहा है, तो इसलिए अस्पताल पहुँच के सीटी करना आवश्यक है। घर पे उपचार करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। सीटी एक बार हो जाए जिसपे कि पता लग जाए कि दोनों में से कौन सा है, फिर उसके हिसाब से जो विशेषज्ञ हैं वो ट्रीटमेंट उसका शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर आयुष, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये भी है कि लक्षणों की सही पहचान हो जाए। जैसे कि सीने में दर्द की बात आपने कही है, लोग आमतौर समझ जाते हैं कि हार्ट अटैक आया है, लेकिन कई बार ये नहीं भी हो सकता है, ये न्यूरोस्ट्रोक के भी लक्षण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहेंगे? तो जैसा कि डॉक्टर अश्विन ने पहले कहा, किसी के भी छाती में दर्द होता है तो तुरंत वो अस्पताल पहुंच जाते हैं, चाहे बाद में वो हार्ट अटैक ना निकले, लेकिन वो हमेशा चाहते हैं कि ये बात रूल आउट हो जाए कि हमें हार्ट अटैक तो नहीं हुआ। ऐसे ही जो निमोनिक की हम तब से बात कर रहे हैं, फास्ट, अगर आपका अचानक से हाथ चलना बंद हो जाए, आवाज़ लड़खड़ा जाए, आपका चेहरा कमज़ोर हो जाए, तो हो सकता है ये स्ट्रोक ना हो, किसी और बीमारी के लक्षण हो, संकेत हो। लेकिन तुरंत अस्पताल जाना इसलिए अनिवार्य है जिससे कि अगर ये स्ट्रोक हो तो इसका इलाज हो सके। अभी पिछले वाले भी कॉलर ने हमसे यही पूछा, तो ये जो 4.5 घंटे का समय, ये बहुत बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर अगर आपको स्ट्रोक है तो आपको हम वो दवा दे के क्लॉट डिसॉल्व करके ठीक कर सकते हैं। अगर वो स्ट्रोक नहीं निकला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जान के सुकून हो जाता है कि ये स्ट्रोक नहीं था।
हम कई बार देखते हैं कि मरीजों को दिक्कत होती है और स्ट्रोक कई बार रात में सोते समय, आप रात में उठते हैं टॉयलेट जाने के लिए, तो आपने देखा कि अरे मेरा हाथ नहीं चल रहा, तो हम तुरंत अस्पताल नहीं जाते, हमें लगता है अरे हम गलत तरीके से सो गए होंगे, हाथ की नस दब गई होगी, सुबह तक ठीक हो जाएगी। तो ये नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपको संकेत दिखें, आपको अपने सबसे करीबी अस्पताल पहुंच जाना चाहिए, जिससे कि एक बार ये रूल आउट हो जाए कि आपको लकवा तो नहीं मारा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आप छाती का दर्द होते ही हार्ट अटैक रूल आउट कराते हैं, वैसे ही अगर फास्ट वाले आपको कोई भी सिम्टम हो तो कृपया करके स्ट्रोक रूल आउट करा लें, क्योंकि वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जैसे स्ट्रोक, जैसे कि हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक ब्रेन अटैक होता है। जी जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर से बात करते हैं। अगराम जी राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो जी, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है अगराम जी, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी। टीवी की आवाज़ बंद रखिएगा, पूछिए अपना सवाल। हाँ, टीवी का बंद। जी साहब, मेरे को ये चक्कर आता है, दिमाग एक दिन का चक्कर रहता है दिमाग में। अगराम जी, आपकी आवाज़ हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें। अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। अच्छा, टीवी बंद भाई करो। मेरे को चक्कर आता है साहब, और मेरे हाथ पे खून होता है। सिर दर्द रहता है, हाथ पैर सुन। अच्छा, सिर में दर्द रहता है और हाथ पाँव में सूजन भी आ रही है। जी जी, तो डॉक्टर अश्विन, क्या वजह है इसकी हो सकती है, क्या करना चाहिए इनको? इसकी वजह कहीं हो सकती है, लेकिन ये स्ट्रोक, फालिश या लकवे के लक्षण तो नहीं है। सरदर्द हो रहा है, हो सकता है रक्तचाप बढ़ा हुआ हो, तो ये एक मौका है अस्पताल जाकर अपना एक चेकअप करा लें, डॉक्टर से मिल लें, ताकि रक्तचाप की दवाई और बाकी चीज़ों का निवारण हो सके। जहाँ तक पैर के सूजन की सवाल है, इसके लिए भी आपको किसी मेडिसिन के विशेषज्ञ से मिलना पड़ेगा। इसके कई कारण हो सकते हैं, तो उनका पता लगाना ज़रूरी है, पर फालिश या स्ट्रोक के लक्षण ये नहीं लग रहे हैं। ठीक है डॉक्टर आयुष, आपसे ये जानना चाहेंगे कि संकेतों को पहचानना जैसे कि ज़रूरी है, तो ये जो सारे संकेत आप लोगों ने हमें बताए हैं, क्या सभी एक साथ दिखाई देते हैं या उसमें से कुछ संकेत दिख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं दिख रहे हैं? और शरीर का कोई भी एक हिस्सा क्या इससे प्रभावित हो सकता है, दायां या बायां? जी, तो शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होगा ये डिपेंड करता है कि दिमाग में कौन से हिस्से पे लकवे का असर आया है। ज्यादातर ये होता है कि आधा शरीर का काम करना बंद हो जाता है। अचानक से आपका दाहिना हाथ पैर चलना बंद हो जाएगा या बायां हाथ पैर चलना बंद हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि केवल हाथ या केवल पैर चलना बंद हो जाए या बैलेंस खराब हो जाए, आंख की रोशनी चली जाए। ये कम होता है। ज्यादातर ये होता है कि आधे हिस्से की फालिज एक साथ गिरती है। अगर इनमें से कुछ भी हो तो हमेशा हमें स्ट्रोक को रूल आउट कर लेना चाहिए। जी जी, बिल्कुल। और डॉक्टर अश्विन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जब संकेत नज़र आ रहे हैं तो उसके बाद आप लोगों ने हमें रिहैबिलिटेशन के बारे में भी बताया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि पुनर्वास। तो किस किस तरह के रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं और किस तरह से ये चलाए जाते हैं? देखिए, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो है वो हम देखते हैं कि फालिश या स्ट्रोक कहाँ का पड़ा है, किन हिस्सों पे असर ज़्यादा है। मान लीजिए किसी के अगर पैरों पे असर ज़्यादा है हाथों के हिसाब से, तो प्रोग्राम उसके हिसाब से बनाया जाएगा। कई सारे टेक्निक्स हैं इसमें, जैसे रिस्ट्रेन टेक्निक कहते हैं कि भाई जिस हाथ में फालिश पड़ा है उसके जो अच्छे वाला हाथ है उसको थोड़ा रिस्ट्रेन करके जो खराब वाले हाथ से चलाने की कोशिश की जाए। तो एक तरीके से आप जो अंग खराब हैं उनका यूज़ बारंबार करने की कोशिश करते हैं, उसको ग्रेडेड तरीके से बढ़ाते हैं, यानी क्रमशः उसका जो तीव्रता है उसको बढ़ाते हैं। पहले छोटे छोटे कार्य और फिर धीरे धीरे बड़े कार्य करवाते हैं उससे, ताकि उसमें जो फिटनेस है, जो कैपेसिटी है काम करने की, वो डेवलप की जा सके। इसी तरह से स्पीच थेरेपी भी होती है, जिसमें एक स्पीच थेरेपिस्ट जो है आपको आपके बोलने के लहजे को देखते हुए आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके हिसाब से बनाता है। तो रिहैबिलिटेशन जो है वो एक इंडिविजुअलाइज्ड, मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग प्रोग्राम बनाया जाता है, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं। और इसमें आपके रिहैबिलिटेशन का समय दिया जाता है, जैसे दिन में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। और इस तरह से इस प्रोग्राम को अगर आप फॉलो करते हैं तो रिकवरी के आसार बेहतर होते हैं। जैसे स्पीच थेरेपी की अगर बात करें तो हो सकता है कि आपको जो है कोई
किताब दी जाए पढ़ने के लिए, या आपको किसी म्यूज़िक के ताल पे आपको बोलना सिखाया जाए, या आपको कोई नए शब्दावली सिखाई जाए, तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसके आधार पे रिकवरी या रिहैबिलिटेशन की कोशिश की जा सकती है। तो डॉक्टर आयुष, क्या हमेशा इसके लिए जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स है लगातार उनकी निगरानी में काम करना ज़रूरी होता है, या कुछ टेक्निक्स जानने के बाद इंसान खुद भी उसे घर में प्रैक्टिस कर सकता है? ज़्यादातर हम जो देखते हैं उसमें शुरुआत में हम अपने मरीज़ों को सिखवा देते हैं, बोलते हैं कि शुरुआत में आप एक प्रोफेशनल के पास जाइए, एक बार आप कुछ हफ्ते या कुछ महीने प्रोफेशनल से सीख लें, चाहे वो हाथ पैर की फिजियोथेरेपी है, चाहे स्पीच थेरेपी है, उसके बाद आप खुद ही सीख जाते हैं। एंड अगर आप उसे अच्छे से करें तो आपके हाथ और पैर की ताकत बेहतर भी होने लगती है, तो आप अपने आप को समर्थ पाते हैं कि ये मैं खुद भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उसको फिर खुद कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट शुरुआत में पहले कुछ महीनों के लिए तो आपको एक प्रोफेशनल के पास ही जाके वो कराना चाहिए, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर अश्विन ने बताया कि उसकी कितनी तीव्रता होगी वो आपके सिम्टम के हिसाब से जो विशेषज्ञ हैं वो सेट करेंगे, एंड जैसे जैसे आपका सुधार आता जाएगा उस हिसाब से उसे कम ज़्यादा करा जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर अश्विन, इसमें और भी बताएं कि उपचार के और क्या कुछ तरीके होते हैं? जैसे कि एक सवाल हमारा आया था सर्जरी को लेकर, तो क्या सर्जरी की भी नौबत पड़ सकती है? जी हाँ, थोड़ा टेक्निकल जवाब होगा, लेकिन क्योंकि सवाल आया था तो मेरे हिसाब से इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे इस्केमिक स्ट्रोक में आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर शरीर के किसी अंग में आपकी चोट लग जाती है तो कुछ समय में उस जगह पे सूजन होने लगती है। अब ब्रेन जो है हमारा मस्तिष्क, वो एक स्कल के अंदर, मतलब हड्डी से घिरे हुए जगह पर है, तो वहाँ अगर फालिश पड़ती है और सूजन होती है तो उसके फैलने की जगह नहीं है, तो क्योंकि वो फैल नहीं पाता तो आसपास के हिस्सों पे दबाव, और दबाव के कारण कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं। तो इस दबाव को कम करने के लिए इस्केमिक स्ट्रोक में कुछ सर्जरीज की जाती हैं, जिसमें स्कल का एक पोर्शन हटा दिया जाता है ताकि ब्रेन को फैलने का थोड़ा समय मिल जाए। रिकवरी के लिए हम जो दवाइयाँ दे रहे हैं उनका समय हमें मिल पाए। आमतौर पर 24 से 36 घंटे या मैक्सिमम 48 घंटे तक ये किया जा सकता है, ये उसके बाद किया भी नहीं जा सकता। तो अगेन बार बार हम जो ये कह रहे हैं, समय पहले 4.5 घंटे ज़रूरी, क्योंकि डैमेज होने से रोकना है, 6 घंटे क्लॉट निकालना है, डैमेज होने से रोकना है, और अगर डैमेज हो जाता है तो फिर ऐसे सेंटर में रहना ज़रूरी जहाँ पर कि अगर ऐसी सिम्टम्स हो रही है तो आप सर्जरी कर सकें। तो सर्जरी की ज़रूरत इन कंडीशंस में पड़ती है। दूसरा, हीमरेजिक स्ट्रोक जो है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि ब्लीडिंग हो गया, तो अगर एक बड़ा ब्लीड है और उसकी वजह से जो चेतना है मनुष्य की, यानी कॉन्शियसनेस, अगर उसमें काफ़ी गिरावट आ रही है, तो चेतना के स्तर को देखते हुए कितना बड़ा ब्लीड है, कितना बड़ा उसका व्यास है, उसको देखते हुए ये कोशिश की जा सकती है कि उसको थोड़ा ड्रेन कर दिया जाए, यानी निकाल दिया जाए, जिससे कि रिकवरी थोड़ी बेहतर हो सके। तो ये मरीज टू मरीज जो है इसका फ़र्क पड़ता है, कहाँ पर वो ब्लीड हुआ है, कितना उसका साइज़ है, आपकी चेतना पे कितना उसका असर है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए फिर इंडिविजुअल सर्जरी की कोशिश की जा सकती है। तो हाँ, सर्जरी की एक ज़रूरत पड़ सकती है। जो ये थ्रोम्बेक्टमी है, ये सर्जरी तो नहीं होती है, पर इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि लोग हार्ट अटैक और एंजियोग्राफी के बारे में जानते हैं, तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि धमनियों के द्वारा एक डिवाइस जो है वो तार के द्वारा वहाँ तक पहुँचा दी जाती है, और जो क्लॉट है उसको उस डिवाइस के द्वारा खींच के या तोड़ के निकाल दिया जाता है, ताकि वो रक्त का प्रभाव जो है वो लौटाया जा सके। तो वो एक बड़ी सर्जरी नहीं होती है, वो तो एक उससे की जाती है। बड़ी सर्जरियों के बारे में मैंने आपको पहले बताया। तो ये है। डॉक्टर आयुष, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में तो बताया आप लोगों ने हमें, क्या इसके अलावा भी ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, या कुछ ऐसा सेगमेंट है जो ज़्यादा इसके प्रभाव में आने की जिनकी गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है? जी, जैसे आपने पूछा, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लकवे होने का रिस्क बढ़ता चला जाता है। ज़्यादातर ये 60 वर्ष के ऊपर वाले लोगों में मिलता है, लेकिन स्टडीज़ ने ऐसा दिखाया कि हमारे देश में 45-50 वर्ष के लोगों को भी हो सकता है। 90% स्ट्रोक उन्हीं लोगों को होगा जिनको, जो रिस्क फैक्टर्स की हम इतने समय से बात कर रहे हैं, उन्हीं को होता है। लेकिन कुछ इसके रेयरर कॉज भी होते हैं, कुछ जेनेटिक कॉज भी हो सकते हैं लकवे होने के। कभी कभी अगर एक्सीडेंट होता है या अगर गर्दन पे अचानक से आपके प्रभाव पड़ता है, आपने अचानक से ब्रेक लगाया। हम ये भी देखते हैं, बहुत सारे लोग जब बाल कटाने नाई के पास जाते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि गर्दन की मालिश कर दो, जिसमें वो अचानक से गर्दन पे जर्क देते हैं। तो ये सब चीज़ों से कभी कभी जो हमारी धमनी है वो फट जाती है, उसकी वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। और भी बहुत सारे
रेयर कॉजेज हैं जिसपे वो बहुत साइंटिफिक हो जाएगा, जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। लेकिन इतना ज़रूरी है कि जैसे जैसे उम्र बढ़े ये रिस्क बढ़ती चली जाती है, और ऐसा डेटा दिखाता है कि हर 4 में 1 इंसान को लकवा अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी होगा, जो कि हमें बतलाता है कि इसके रिस्क फैक्टर कितने प्रेवलेंट हैं हमारी सोसाइटी में। क्योंकि हम शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब साइलेंट किलर हैं, इन पे हम ध्यान नहीं देते। सब कुछ जब तक ठीक है तब तक लगता है हम एकदम ठीक हैं, और फिर अचानक से एक बड़ी बीमारी आती है, चाहे वो स्ट्रोक हो, चाहे हार्ट अटैक हो। इसीलिए इन सब साइलेंट किलर्स पे काबू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना एक साथ बड़ी मुसीबत आ सकती है। और जैसे कि बीपी या शुगर की बात आपने की डॉक्टर अश्विन, ये हम देखते हैं कि हेरिडिटी में भी कई बार चला आता है कि अगर परिवार में किसी को है तो अगले में, तो ऐसा भी क्या हो सकता है कि लकवा भी पहले किसी को आया है तो उसके परिवार में आगे भी किसी को, यानी कि ये हेरिडिटी से भी जुड़ा हुआ मसला हो सकता है इस तरह? देखिए, मैं इसमें साफ तौर पर ये कहना चाहूँगा कि आमतौर पर, जैसे डॉक्टर आयुष ने भी कहा, ये बताना लोगों को बड़ा ज़रूरी है कि आमतौर पर सामान्यतया 90% लोगों को ये जेनेटिक नहीं होता है। तो इस तरह की भ्रांति हमारे जहन में नहीं रखनी चाहिए। पर हाँ, कुछ जो बात हो रही थी कि 10% कुछ हैं जिसमें हेरिडिटरी स्ट्रोक्स भी होते हैं, लेकिन उनके साथ भी अगर ये रिस्क फैक्टर जुड़ जाते हैं तो उनके होने के आसार भी बढ़ जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर स्मोकिंग कोई कर रहा है तो दुगना हो जाता है उसके स्ट्रोक होने का चांस, किसी को डायबिटीज है तो 2.5 गुना हो जाता है, बीपी है तो 55% बढ़ जाता है, सेडेंट्री है तो 40 से 50% बढ़ जाता है। तो अगर ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाए तो 5 से 8 गुना बढ़ जाता है आपका रिस्क स्ट्रोक होने का। तो रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है, और ये हमारे हाथ में ही है। एक तरीके से खान पान आप कंट्रोल करें। या तो एक तरह से आप यही कह रहे हैं कि हमारी जो जीवन शैली है, अगर उसमें हमने कुछ सुधार कर लिए तो बहुत हद तक हम इसकी रोकथाम, इसका बचाव कर सकते हैं। तो जीवन शैली के बारे में भी बातचीत करेंगे कि कैसा होना चाहिए, और अगर किसी को एक बार लकवा हो गया है तो उन्हें किस तरह के बदलाव लाने चाहिए, इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान, जिसमें आज हम न्यूरो स्ट्रोक की बात कर रहे हैं। हमारे कुछ दर्शकों ने ईमेल के जरिए अपने सवाल भेजे हैं, आइए उन्हें कार्यक्रम में शामिल करें। एक सवाल भेजा है लखन सखारा जी ने, और कहते हैं कि मेरे पापा की लेफ्ट साइड में 1 साल से काफ़ी दिक्कत है। पैरालिसिस और न्यूरो स्ट्रोक क्या अलग है? तो डॉक्टर आयुष, आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे सर? जी, ये कह पाना, अगर आप बस मुझे ये बता रहे हैं कि लेफ़्ट साइड में दिक्कत है, मैं ये कह नहीं सकता कि वो स्ट्रोक की वजह से है या किसी और कारण से है। स्ट्रोक की वजह से, अगर आपके पिता को जो लेफ़्ट साइड में दिक्कत है वो अचानक से हुई थी, तो हो सकता है ये स्ट्रोक की वजह से हुई हो, क्योंकि जो स्ट्रोक के संकेत होते हैं वो अचानक से आते हैं। अभी मरीज़ ठीक होता है और अचानक से कमज़ोरी हो जाती है। उसके प्रतिरूप अगर उनकी जो कमज़ोरी है ये धीरे धीरे बढ़ रही है, कुछ हफ्तों में बढ़ी है या कुछ महीनों में बढ़ी है, तो ये स्ट्रोक का संकेत नहीं है, तो उन्हें कोई और बीमारी हो सकती है। आप एक विशेषज्ञ से मिलेंगे तो कुछ टेस्ट और एग्जामिनेशन के जरिए वो आपको बतला पाएंगे कि उनको क्या दिक्कत है। जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल शामिल करते हैं। निखिल त्यागी जी ने सवाल भेजा है, लिखते हैं कि हमारे परिवार में एक शख्स हैं जिन्हें बार बार सिर में दर्द रहता है। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने माइग्रेन से मना कर दिया, लेकिन दर्द रुक नहीं रहा है। सुबह में भी होता है और शाम को भी। और साथ ही ये भी लिख रहे हैं कि मेमोरी लॉस किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो डॉक्टर अश्विन बताएं। देखिए, पहला सवाल तो ये है कि सर दर्द जो रुक नहीं रहा है, तो मेरा इनको ये सजेशन रहेगा कि किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें, क्योंकि सर दर्द कई प्रकार के होते हैं, सिर्फ माइग्रेन नहीं, कोई उसके कई और अन्य प्रकार के भी सर दर्द होते हैं और उनका भी इलाज संभव है, तो उसको देख लेना ज़रूरी है। कभी कभार
व्यक्तियों के अगर इनका जो वज़न है अगर ज़्यादा है या रात में नींद ठीक से नहीं आ रही है तो या श्वास ठीक से नहीं आ रहा है तो उसको हम OSA कहते हैं। उस कंडीशन में भी सुबह सुबह ये कह रहे हैं कि सुबह सुबह सर दर्द ज़्यादा होता है तो उसकी संभावना होने की भी लक्षण हो सकते हैं ये। तो विशेषज्ञ से मिले, इन सारे कारणों को देख के सर दर्द का तो ये पता करें। दूसरा सवाल मेमोरी लॉस के बारे में भी जानना चाहते थे कि किन बातों पर ये निर्भर करता है। देखिए, मेमोरी लॉस एक दूसरा ही टॉपिक है। जी। तो फालिश उसका एक कारण है, हमने पहले भी इस प्रोग्राम में चर्चा की है। इसके अलावा मेमोरी लॉस जेनेटिक भी होता है, मेमोरी लॉस स्पोरेडिक भी होता है, यानी जैसे अल्जाइमर सुना होगा आप लोगों ने, या फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया सुना होगा। इसको डिजेनरेटिव डिजीजेस कहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, विटामिन की कमी से भी हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन से भी हो सकता है, स्ट्रोक से भी हो सकता है। सो कई और कारण होते हैं इनके। ठीक है, तो निखिल जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर आयुष, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार लकवा अगर किसी को हो गया है तो अब उसे अपने जीवन शैली में किस तरह के बदलाव करने हैं ताकि आगे ना हो और साथ ही रिकवरी जल्द से जल्द हो, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो इसके लिए सुझाव फिर से बात घूम फिर के वहीं पे आती है कि अगर आपको लकवा हुआ है तो आपके जो रिस्क फैक्टर हैं वो देखे जाएंगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो आपको अपने खान पान में नमक कम करना पड़ेगा। ऐसा पाया गया है कि जो हिंदुस्तानी खाने में नमक काफ़ी इस्तेमाल होता है, खाने में नमक पड़ता है, ऊपर से हमें पापड़ अच्छा लगता है, अचार अच्छा लगता है, तो नमक कायदे में 5 ग्राम से ज़्यादा दिन में नहीं लेना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तानी खाने में ज़्यादातर 10-15 ग्राम तो हो जाता है। तो आपको नमक खाने में कम करना पड़ेगा। ऊपर से आप अचार पापड़ पसंद करते हैं तो वो मना किया जाएगा। साथ में चिकनाई की चीज़ें हम मना करते हैं कि आप रोटी खाएं, ये जो पराठे पूड़ियाँ कम खाएं, तली हुई चीज़ें, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगी। अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, तो हम आपसे बोलेंगे कि आलू थोड़ा सा कम करें। हर दिन अगर आप चावल खाने पसंद करते हैं तो हफ्ते में 1-2 दिन चावल खाएं, रोज़ चावल ना खाएं, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपकी शुगर बढ़ती है। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आपको धूम्रपान तुरंत बंद करना चाहिए। मदिरा पान करते हैं तो उसे बंद करना चाहिए। साथ में अगर आप ज़्यादा एक्टिव नहीं है, व्यायाम नहीं करते, तो ऐसा सजेस्ट करते हैं कि कम से कम हफ्ते में 3 दिन आपको 30 मिनट तो व्यायाम करना चाहिए। अगर आप 5 दिन करें तो बहुत अच्छी बात है। हफ्ते में 150 मिनट आइडियल माना जाता है, लेकिन अगर आप कुछ भी व्यायाम नहीं करते तो 5 मिनट का व्यायाम भी बेहतर है। धीरे धीरे उस पर प्रगति और कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अश्विन, आप इन बातों में और क्या कुछ जोड़ना चाहेंगे? हमारी जीवन शैली कैसी हो कि हम न्यूरोस्ट्रोक जैसी जो समस्या है, जो परेशानी है, इसके जोखिम को कम कर सकें? डॉक्टर आयुष ने बताया कि एक बार हो जाता है तो क्या करना है, और आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि होने से कैसे बचाना है, तो घूम फिर के बात वहीं आके बैठती है कि खान पान में हमें जो है सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, हरी चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जो हमारे आमतौर पे गाँव में और रिहाइशों में मिलता है खाना, वही अच्छा खाना है। प्रोसेस्ड खाना का जो है प्रयोग कम करना चाहिए, यानी केक, बिस्किट, मैदे की चीज़ें या ब्रेड वगैरह, इनका प्रयोग कम करते हुए होल ग्रेन्स यानी गेहूँ, ज्वार, बाजरा, सब्जी, आपके तिलहन, इनका प्रयोग करें। खाने का अगर आप मान लीजिए एक कोटा है दिन में, तो उसमें 1/4 जो है वो फल को आप शामिल ज़रूर करें, अंकुरित दालों को शामिल ज़रूर करें। इसके साथ साथ नमक का अगर आप नियंत्रण रखें और व्यायाम करें, जैसे आयुष बता रहे थे कि हफ्ते में कम से कम 3 बार तो करें, तो मेरा ख्याल है आप इस चीज़ से बच पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर अश्विन और डॉक्टर आयुष, आप दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बहुत ही विस्तार से आज आपने जाना कि न्यूरोस्ट्रोक कैसे हो सकता है, क्या कारण उसके पीछे हो सकते हैं, रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, और गोल्डन आवर का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे ऐसी किसी परिस्थिति में, ये हम ज़रूर उम्मीद करते हैं। आज इस कार्यक्रम से आपने ये सभी जानकारियाँ हासिल की। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में अपने सवाल अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। नोट कर लें, हमारी ईमेल आईडी swasthkisanlive2024@gmail.com। इसके साथ ही स्वस्थ किसान कार्यक्रम को आप कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे साथ YouTube के जरिए जुड़ सकते हैं। जी हाँ, अगर YouTube के माध्यम से आप ये कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, सीधे आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
भारत का नाम ड्राई फ्रूट उगाने वाली दुनिया के बड़े देशों में आता है। यहाँ कई राज्य इनके उत्पादन के लिए मशहूर हैं। पिस्ता, बादाम और अखरोट की पैदावार में जम्मू कश्मीर, किशमिश, अंजीर और काजू के उत्पादन में महाराष्ट्र, मखाने में बिहार और खजूर में गुजरात अव्वल हैं। इनके अलावा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी ड्राई फ्रूट्स उपजाने वाले बड़े राज्य हैं। पोषकता से भरपूर ड्राई फ्रूट्स की मांग में पिछले कुछ समय के दौरान इजाफा देखा गया है। जैसे ही लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आई, ड्राई फ्रूट उद्योग पहले से अधिक चमकने लगा। अकेले 2023 में ही इनकी डिमांड 25% तक बढ़ गई। ये आंकड़े ड्राई फ्रूट्स उगाने वाले किसानों के जीवन में नई उम्मीदें लेकर आए हैं, क्योंकि बाजार में जिस चीज की मांग बढ़ेगी उसके दाम में भी इजाफा होगा। सरकार ने भी कई ड्राई फ्रूट्स पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम ड्राई फ्रूट उद्योग को फलने फूलने में मदद करेगा। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों, गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है। मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। गुजरात के महिसागर जिले के खुशहाल किसान, लुणावाड़ा इलाके के किसानों का कमाल। इस रविवार मार्केट फ्रेंडली किसानों की दास्तान, खेत से लेकर बाजार तक बनाई पहचान। इस रविवार तेजी से बढ़ते किसानों की कहानी। मंडी.com सिर्फ डीडी किसान पर सुबह 8:30 बजे और शाम 5 बजे। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान
पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।